साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैविक या प्राकृतिक खेती में फलों की खेती के बारे में व कुछ ऐसे सवाल जो प्रत्येक किसान के मन में आते हैं जब वह रसायन मुक्त खेती करता है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात करते हैं मदर नेचर के फाउंडर श्री उपेंद्र आर्या जी से, जो कि बिजवाड़ा बागपत के हैं और जिन्होंने 40 बीघा ज़मीन पर रसायन मुक्त खेती करते हैं और इन्होंने अपने फार्म पे चीकू, बादाम, नींबू, केला, आम, अमरूद, आलू बुखारा, अंजीर व अन्य फलों के साथ गेहूं, धान, गन्ना आदि की खेती भी करते हैं और इन उत्पादों को ये किसानों को देने का काम भी करते हैं। तो इनकी बातों से हमको मालूम हुआ कि किसान के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जब वो जैविक खेती शुरू करता है और उनके क्या समाधान हो सकते हैं। इनका मानना है कि यदि किसान मन से खेती करे तो निश्चित रूप से वो अपनी मिट्टी को, प्रकृति को बचा पाएगा और एक अच्छा एनवायरनमेंट और उत्पाद आने वाली संतति को और अपने परिवार के लिए दे पाएगा। तो साथियों, आइए मिलते हैं और जानते हैं जैविक खेती या रसायन मुक्त खेती की बारीकियों के बारे में। जी नमस्कार। जी नमस्ते। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आर्य उपेंद्र तोमर है और मैं बिनोली ब्लॉक के गांव बिजवाड़ा का रहने वाला हूं। जिला बागपत है मेरा। आप प्राकृतिक खेती कितने समय से कर रहे हैं? जी मैं पिछले 6 सालों से प्राकृतिक खेती करता हूं। आपने इस रास्ते को क्यों चुना? क्योंकि समय के मांग थी और समय के हिसाब से देखा जाए तो प्राकृतिक खेती या खेती को ही बहुत घाटे का सौदा माने जाने लगा था। खेती की तरफ कोई बढ़ना नहीं चाहता था। युवा तो खासकर नहीं जाना चाहते थे। वो 10,000 रुपये की लालाजी की नौकरी करने के लिए तैयार थे, लेकिन खेती में अपनी ज़मीन छोड़ के कहीं जाने को तैयार है, खेती करने के लिए तैयार नहीं थे। तो थोड़ा सा युवा इस ओर बढ़े, यही उद्देश्य था मेरा। ओके। आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं खेती करने में? क्या चैलेंज हैं? जी प्राकृतिक खेती करने में देखो, शुरुआत के 3 साल तो पैदावार बहुत कम रहती है। लगभग पहले साल तो ठीक रहती है, 20% के आसपास घटेगी। दूसरे और तीसरे साल जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक घटती है। मतलब मैं प्राकृतिक खेती के साथ इसको बहुत, अगर कहें कि बहुत संयम की खेती है जी। ठीक है जी। हर किसान नहीं कर पाता क्योंकि नुकसान बहुत भारी है, तो किसान नहीं उठा पाता इस नुकसान को। आप क्या मानते हैं कि अगर जैविक खेती किसान करेगा तो उसको नुकसान होगा या एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर उसको रिकवर करने में, मतलब वो अपनी ज़मीन को समृद्ध कर पाएगा और फिर वही पुरानी जैसी पैदावार ले पाएगा? जी बिल्कुल, पहले जैसी पैदावार आती है। अभी जैसे शुरुआत में 6 साल मैंने जैसे बताया आपको मुझे हुए हैं, तो शुरुआती तौर पे तो फसल इतनी अच्छी नहीं थी। लोग कहते थे भाई ये क्या कर रहा है, बगैर डीएपी यूरिया वगैरह के तो खेती संभव है ही नहीं। लेकिन वही लोग अब आके पूछते हैं भाई अब ये कैसे संभव हो पा रहा है? अब संभव है। अब मिट्टी में इतना जीवांश कार्बन बढ़ा है, मिट्टी तैयार है, तो अब पैदावार आती है। लेकिन शुरुआती 2-3 साल का नुकसान रहता ही है। पिछले 6 सालों में आपने ज़मीन में और अपनी पैदावार में क्या अंतर देखा है? पिछले 6 सालों में देखा, एक तो खरपतवार जो थे जी, पहले खरपतवार जो खेत में नहीं होते थे, नए तरह के खरपतवार हुए, जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये तो बहुत पहले समय पे होते थे। क्योंकि हम इतना जो हर्बिसाइड इस्तेमाल करने लगे तो खेतों से खरपतवार बहुत सारे ऐसे हैं जो मिट्टी के पीएच पे वो चलते हैं। जो पीएच वैल्यू क्या है उसी हिसाब से आपके खेत के खरपतवार आते हैं। तो मेरे कई मित्र हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो वो ये कहते हैं ये तो सब औषधियाँ हैं। मेरे लिए तो खरपतवार है, किसान के लिए खरपतवार है, लेकिन वो देखा कि ये तो सब औषधियाँ आ गई उसमें। ये भूमि आंवला है, दुद्धि है, दुद्धि मोपला, तो ये सब ऐसी इस तरह की खरपतवार खेत में स्वतः ही आने शुरू हो गई है अब। तो ये प्लस पॉइंट है खेती का। जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं मिट्टी में, केंचुओं की मात्रा बहुत अधिक है और जी जुगनू बहुत ज़्यादा रहते हैं खेतों में। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जब से आपने प्राकृतिक खेती शुरू करी है जी, तब से जो है जमीन रिकवर होना शुरू हो गई है, जीवांश कार्बन बढ़ रहा है, जी, जमीन में रहने वाले मित्र जीव उनकी संख्या बढ़ रही है जी, और पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। जी पैदावार में इजाफा हो रहा है। अगर हम गन्ने की बात करें तो जब शुरुआत आपने की थी तो कितनी पैदावार थी और अब कितनी हो रही है? जी, जब मैंने शुरुआत की पहले साल मान के चलो एक औसतन आता है 80 कुंटल का आता है। दोनों साल की जो पैदावार का औसत जो आता है 70 से 80 कुंटल का आता है प्रति बीघा का औसत।
तो शुरुआत में जो मेरी पैदावार थी वो लगभग पहले साल 20% के आसपास घट के आई। दूसरे साल से पैदावार और ज़्यादा घटी जी। और तीसरे साल भी लगभग उतनी ही रही जो दूसरे साल थी, वो मीडियम हो गई। वो मीडियम हो गई। तो मेरे पास 30 कुंटल 40 कुंटल तक का बीघा मैंने निकाला है, मतलब टोटल का समझ लो, ये समझ लो आधा 50% मैंने पैदावार ली है उससे। अब स्थिति ये है कि मेरे खेत में जो है 90 प्लस का गन्ना निकल रहा है। जो मेरे पड़ोसी लोग दोस्त हैं और भी पड़ोसी किसान हैं, उनकी जो खेती है उससे ज़्यादा ही निकल रहा है बहुत से। तो वो हर तरह का रसायन डालने की उनको छूट है। मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहा हूँ, लिमिटेड पानी देता हूँ, पानी इतना ज़्यादा भी नहीं देता हूँ खेतों को, लेकिन पैदावार अच्छी है। मतलब प्राकृतिक खेती जब 3 साल के बाद में रिकवर होनी शुरू हो जाती है और उसके साथ पैदावार भी बढ़नी शुरू हो जाती है। जी, पैदावार भी बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके जी। किसानों के सामने अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। आप किसान क्यों नहीं जैविक खेती कर पा रहा है, प्राकृतिक खेती कर पा रहा है, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? सबसे बड़ा जो रीज़न मैंने, देखो मैं प्रैक्टिकली धरातल पे मैंने काम किया है, देखा है, मार्केट में जाता हूँ, किसानों के पास भी जाता हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देखो, हम गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट है प्राकृतिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, ये स्कीम आ रही है ऑर्गेनिक वालों के लिए, इतना बजट उनके लिए हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ सीधा सीधा किसान को आप मार्केट दे दो। जी, मतलब अभी प्राकृतिक खेती करने वालों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज का विषय है मार्केट। हाँ जी, अगर मार्केटिंग हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे किसान कन्वर्ट हो जाएं। बहुत सारे, किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ जी। आप अपने फार्म पे क्या क्या फसल उगाते हैं? और मैंने सुना है कि आप बहुत सारे फ्रूट्स उगाते हैं जी। और क्या मतलब प्राकृतिक खेती करने के लिए किस तरह का कॉम्बिनेशन या किस तरह का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जी, किसान को अपनाना चाहिए जिससे कि वो जल्दी सफल हो सके? देखो सबसे पहले तो यही चीज़ है किसान भाई को ये देखते हुए कि एक साथ पूरी जितनी ज़मीन है, क्योंकि मिट्टी आवेशित हो चुकी है, उसमें इतना रसायन डल चुका, वो धीरे धीरे सुधार की ओर आएगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना भूमि का थोड़ा थोड़ा भाग लें और उसको धीरे धीरे वो कन्वर्ट करते चलें। एक ही बार में इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा रिस्क ना लें, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी उस चीज़ की, धीरे धीरे अनुभव होगा। धीरे धीरे अनुभव होगा। तो जैसे अनुभव होगा कि आप खुद उसमें इंटरेस्टेड होंगे। आपने 1 एकड़ में क्या, नेक्स्ट ईयर 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप 2 एकड़ में शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज़ यही है, आप सह फसली के साथ लो, क्योंकि आपका एक फसल घटेगी तो उसके साथ आप दूसरी फसल ले रहे हो, तो वो आपका एक उसको कंपनसेट करेगी, बैलेंस बना के रखेगी उसको। हाँ, उसके एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर हम एक फसल मल्टी क्रॉपिंग करते हैं या हाँ इंटर जी। क्रॉपिंग करते हैं, हाँ जी। तो उनकी जड़ों से जो रस निकलते हैं, जी। कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं जो एक दूसरे को मदद करते हैं। के आधार पर भी जी। और बीमारी और कीट को रोकने में भी सहायक हैं। जी। तो आपने अपने यहाँ किस तरह का मॉडल अपनाया हुआ है? मॉडल देखो मैंने मिक्स किया है। मैंने अभी बागवानी की ओर गया, मैंने नाशपाती के बाग लगाए हैं, 12 बाई 12 पे नाशपाती लगाई हैं। लगभग 3 साल तक मैं क्या करूँगा उसमें, 3 साल तक मैं फसल लेता रहूँगा नीचे उसमें, इंटरक्रॉपिंग लेता रहूँगा। हाँ जी, हाँ जी, बागवानी के साथ ये चलता रहेगा मेरा। उसके बाद जैसे मेरी बागवानी तैयार होगी तो नाशपाती हुआ, आड़ू हुआ, ये इस तरह के पौधे हैं, इसमें 4 से 5 महीने तक तो ये इनके वो रहता है, पत्ता रहता है इनके ऊपर। उसके बाद फिर रूटिंग फ्लावरिंग शुरू होगी। हाँ, तो पतझड़ आ जाएगा, पतझड़ के फल देंगे, तो पतझड़ आएगा, पतझड़ के बाद से जमीन पे पूरा प्रकाश आएगा। और वो कौन सा सीजन होता है, वो सर्दी वाला समय होता है। ठीक है। तो सर्दी में अगर भूमि पे प्रकाश आता है, आप नीचे से सब्जियां ले सकते हैं उसमें, तो वो कोई नुकसान नहीं होगा उसका, कोई उसके ऊपर कोई छेल जो कहते हैं पौधे का, उसके ऊपर वो कोई नुकसान नहीं होगा। गर्मी में उसके पर पत्ते आ जाते हैं, तो आप गर्मियों में दूसरी फसलें भी ले सकते हैं, हल्दी वगैरह वो सब है, तो उसमें दोनों तरह कामयाब करेगा वो, क्योंकि 8 महीने आपका पतझड़ रहेगा और जी 4 महीने आपके उसके पत्ते मतलब रहेंगे। जो भी आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं उसे प्रॉपर धूप मिलेगी, प्रॉपर धूप मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगी। हमने अलग से कुछ उसमें वो बांस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी पौधे पे आप बेल चढ़ा दो, लौकी की चढ़ा दो या तोरी चढ़ा दो, करेला चढ़ा दो, मतलब भी उस पे हो जाएंगे, उसी के ऊपर हो जाएगा वो। बहुत सारे किसान मानते हैं कि अगर हम फ्रूट्स लगाएंगे, मतलब फ्रूट्स वाले पौधे लगाएंगे अपनी जमीन में, जी, वो जैसा भी आपने बताया कि वो छाया मानते हैं। जी, मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर छाया मतलब छेल मारेगा ही नहीं। छेल देखो, ना पत्तों की छेल है ना टहनी की छेल। मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरे खेत में किस तरह से नाशपाती के पेड़ खड़े, आड़ू के पेड़ खड़े हैं।
ठीक है जी। तो उनका छील का मतलब नहीं है, उनकी जड़ें भी खेत को, किसान को परेशान नहीं करती है। जुताई के समय पे उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं जाती, इतनी चौड़ी भी नहीं जाती कि वो दिक्कत करे, कभी टेलर में लगे, हल में लगे, तो ऐसी भी कोई परेशानी नहीं आई है। ठीक है। हालांकि अब पॉपुलर लगाओ, पॉपुलर से छेल भी रहती है, वो एक लंबे दूरी की लंबी दूरी वो का है, हो गया, और उनकी जड़ों भी उस तरह की बनी हुई है। जड़ें भी उस लेकिन तरह की होती है। जितने भी फ्रूट क्रॉप हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गहराई पे जाते हैं। ये जी। 2 से 3 फीट तक जी, की जी। जो है जड़ें पहुंचती हैं जी, और लिमिटेड रहती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं जी, फ्रूट्स की फसल को। जी। तो अपने यहाँ पर कौन कौन से फ्रूट प्लांट हैं? मेरे पास नाशपाती हैं, अनार हैं, आड़ू हैं, आलू बुखारा है, अंजीर हैं, बादाम के भी कुछ पेड़ हैं, जामुन भी हैं, मौसमी? मौसमी हैं, किन्नू भी हैं। हाँ जी, तो लगभग 18-20 तरह के फल मेरे पास हैं। और फील्ड क्रॉप में आप गेहूं करते हैं? हाँ, गेहूँ करता हूँ, मैंने नींबू का लगाया अभी पीछे एक बागवानी, उधर नींबू की लगाई है मैंने। उसके साथ साथ में सह फसली में सब्जियाँ लूँ, साथ साथ लेता रहूँगा। नींबू का बाग तैयार हो जाएगा, इधर तब तक सब्जियाँ देता रहेगा। गेहूं की कौन सी वैरायटी है, जो देसी वैरायटी है वो जो करते हैं आप? जी, मैं देसी वैरायटी करता हूँ। मेरे पास काठा चावल जो खपली गेहूँ है, हाँ। तो मेरे पास खपली गेहूँ है, और काला गेहूँ जो है, काला गेहूँ भी मेरे पास है, और पिछले 3-4 सालों से मैं रेगुलरली इसको उगा रहा हूँ। जैसे आप बागपत में हैं, कोई किसान या कोई आम आदमी आपसे कुछ लेना चाहे जो ऑर्गेनिक आप करते हैं, तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, क्या क्या उपलब्ध करा सकते हैं? जी, मेरे पास सीज़न पे जो है गेहूँ मिल जाएगा, सरसों मिल जाएंगी, आलू, अब सब्जियों की ओर में बढ़ रहा हूँ, सब्जियाँ मिल जाएंगी, सीजनल फ्रूट्स मिल जाएंगे, खासकर आड़ू और नाशपाती मेनली मेरे पास बड़ी मात्रा में हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास मिल जाएंगे। गन्ना मेरे पास बहुतायत है, तो गन्ने के जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं गुड़ और शक्कर मैं कह सकते हैं मैं सबसे सस्ता मैं ही दे पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़मीन अधिक होने के कारण मैं समझ लो, और उद्देश्य भी यही है अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मैं इसी प्रयास में लगा भी हूँ। शुरुआत में मैंने 110 रुपये किलो भी गुड़ यहीं से बेचा है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये अच्छी चीज़ है, हर कोई नहीं खरीद पाता, किसी को खरीदने के लिए सोचना ना पड़े, तो मैं केवल कस्टमर से अपनी कॉस्टिंग लेता हूँ। मतलब मार्जिन के नाम पे बहुत कम है। मार्जिन के नाम पे बहुत कम है। लेकिन मतलब आपका उद्देश्य ये है कि एक आम आदमी भी जो है जैविक उत्पाद खा सके। जी, अपने बच्चों को खिला सके, खुद खा सके, स्वस्थ रह सके जी। मैंने सुना है आप किसी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, कुछ सामाजिक एक्टिविटी में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, जी, तो किस तरह की एक्टिविटी आप करते हैं? जी, मैं पर्यावरण को लेके, मैं बचपन से मेरी हॉबी रही है, पेड़ पौधों के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। पर्यावरण को लेके मैं पहले से ही बहुत सजग रहा हूँ इस चीज़ में, और अभी मेरा सौभाग्य है कि अभी डॉक्टर संजय राणा जी हैं, संजय राणा जी के से मेरा परिचय हुआ। वो अपनी एक संस्था चला रहे हैं एसरो के नाम से, एनवायरनमेंट एंड सोशल रिफॉर्म रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी लावारिस पौधे हैं जो छत पे उगे हैं या खेत के, हमने गन्ना काटा है, लावारिस मीन्स जो स्वतः ही स्वतः ही उगाते हैं, और वो ऐसी जगह पे उगाते हैं कि वो अपना जीवन वहाँ पे व्यतीत नहीं कर पाएंगे, उनको नष्ट होना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। छत पे हैं तो नष्ट होना पड़ेगा, उखाड़ के डाल दिया जाएगा। खेत के अंदर हैं तो जुताई में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह के पौधों को, ताकि उनका जीवन बना रहे, उनको संरक्षित करते हैं उनको आप? संरक्षित करते हैं। तो इनको जो नाम दिया है, इनको दिव्यांग पौधे कहते हैं, तो बेसहारा पौधे हैं, ये दिव्यांग पौधों का हम नाम देते हैं। ओके। तो इन पौधों को जीवन मिल सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे पास इतने पौधे हैं, यहाँ पे हैं, अगर वो निकाल के रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उठा के ले आएंगे, नहीं तो हम खुद भी निकाल के ले आते हैं, खुद जाते हैं निकाल के ले आते हैं। अभी मैंने अपने खेतों से लगभग 600 पौधे निकाले हैं, और आज के पेपर में भी हैं, आज की तारीख का, तो दैनिक जागरण में इसमें हमारे एक वो भी स्टोरी भी आई हुई है इसी चीज़ को लेके। हाँ जी। तो आप ये पौधे किनको दे देते हैं? एनजीओ के थ्रू जो है? एनजीओ के थ्रू जो है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, हम खेत से उतारे हैं। मेरे पास बहुत सारे पौधे यहाँ रखे भी हैं तैयार, इसमें से बहुत सारे चले भी गए हैं, और अभी और उतारूंगा भी खेतों से, जिसके भी कहीं पे लावारिस मुझे मिलते हैं, जिसको जीवन दे सकते हैं तो देते हैं। ये अच्छा, देखो जो नर्सरी में पौधा है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह चला ही जाएगा, लेकिन उस पौधे का क्या है, और मैं ये मानता हूँ नर्सरी में उगाया, इंसान से उगाया हुआ पौधा कौन सा है, जो प्रकृति ने खुद उगाया है, क्योंकि प्रकृति का नियम है द टफेस्ट विल सर्वाइव, जो सबसे मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वो सर्वाइव कर पाएगा। तो एक को तो हम जबरदस्ती उगा रहे हैं, एक स्वतः ही अपने दम पे उगा है। और अगर मान के चलो, कहते हैं विकिरण की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, हवा के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, तो
मेरे यहाँ पे मोर बहुत सारे हैं, तो मोर जो है बाग से अमरूद खाएंगे, उन्होंने कहीं भी वहाँ अपना जाके अपना मल त्याग किया और मल वहीं त्याग से किया बिल्कुल और उन्होंने अपना वहीं से वो उगने शुरू हो गए। बीज का प्रसारण हो और तो पक्षी उसी को खाए, चाहे तोता हो, मोर हो, कोई भी पक्षी है जो सबसे अच्छा फल होगा, जो सबसे मीठा होगा। हम क्या करेंगे, 100 रुपये किलो हम अमरूद लेके आए हैं, हमें खाना पड़ेगा, वो चाहे वो फीका भी हो, बिल्कुल क्योंकि हमने 100 रुपये पैसे दे खर्च रखे किए हैं, पैसे खर्च किए हैं। लेकिन पक्षी के सामने कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, वो तो छाट के खाएगा, वो सबसे अच्छा है। मतलब आपका कहना है कि जो इस तरह के दिव्यांग पौधे हैं हाँ जी, ये नर्सरी से लाए हुए पौधों से ज़्यादा अच्छे होते ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनको कहीं ना कहीं जीवन मिल ही जाएगा, उनको कोई ना कोई पैसे वाला खरीद लेगा। लेकिन इनको तो कोई खरीदने वाला नहीं, इनको कोई जीवन देने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। तो हमने एक ऐसा ही एक ये हैं। प्रयास किया है। उपेंद्र जी बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। मैं एक बात जी और पूछना चाहता हूँ आपसे कि अ, किसान इस तरफ आए, प्राकृतिक खेती की तरफ आए, जी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पूरा प्रयास करे, जी तो एक निचोड़ जो आपके द्वारा आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते जी, देखो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो प्राकृतिक खेती हैं, बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती की तरफ जुड़े हैं। अब एक तरह से ऐसी मारा मारी मची है, जैसे प्राकृतिक खेती नहीं हो गई, जैसे क्या हो गया। हैं? मुझे तो ये लग रहा है अगर यही हालत रही तो 2-3 साल में रसायन वाले खेती के कहने वाले किसान कम रह जाएंगे और प्राकृतिक ऑर्गेनिक वाले ज़्यादा आ जाएंगे। धरातल पे वास्तविकता आप जानते ही हो, मैं अब क्या कहूँ इस बात के बारे में। तो मैं मतलब तो ये ओरिजिनलिटी में बहुत कम है, ओरिजिनलिटी में बहुत कम है, ठीक है, मन से बहुत कम लोग कर रहे मन हैं। से बहुत कम कर रहे हैं। जो दिखावा मार्केट ज़्यादा है, लोगों को तो ये लग रहा है कि प्राकृतिक खेती में लूट आ रही है। हम्म, अब लूट कहाँ से आ रही है, देखो ये 220, 230, 240 रुपए किलो क्विंटल गन्ना खरीदता है कोल्लू वाला। बिल्कुल कोल्लू में अगर आम लोग जानते, सभी जानते हैं, गुड़ का जो आम रेट है रसायन वाले का भी, वो 40 रुपए है। बिल्कुल कोल्लू वाला 40 रुपए किलो आप तक कब दे पा रहा है, वो तब दे पा रहा है जो किसान से 220 में गन्ना खरीद रहा है, जी वो तब 40 रुपए किलो गुड़ देता है। बिल्कुल अगर उसको आप बोलो, अगर वो मील के भाव गन्ना खरीदे, उसको 316 रुपए में बोलोगे कोल्लू को गन्ना खरीदे, तो आपको 60 रुपए से कम गुड़ नहीं देगा। बिल्कुल और 60 रुपए किलो से कम हम, मैं और मेरे और भी कई साथी हैं, हम मतलब प्रयास यही है, अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। 60 रुपए में आपको प्राकृतिक उगा के दे रहे हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है, 1100 रुपये कुंटल गन्ने की उसकी गुड़ की बनाई है, 11 रुपए किलो मेरा आ गया। अब 60 में से मेरे 11 रुपये वहाँ 49 रुपये बचे, उसमें से 40 रुपये कुंटल किसान जो है गन्ने की छिलाई भी देता है। बिल्कुल तो मेरा कहाँ आता है, मेरा 42 रुपये पड़ता है, उसका 40 रुपये पड़ रहा है। 220 में सारे जहर डाल के मैं शुद्ध चीज़ दे रहा हूँ, 42 रुपये मेरी कॉस्टिंग आ रही है, तो 2 रुपये तो ज़्यादा है का फ़र्क आ रहा है। बिल्कुल तो यही है, देखो ये आध्यात्मिक खेती है, संस्कार की खेती है। खेती करने के लिए ज़रूरी है हम अपने परिवार में ये संस्कार हो, अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। अगर आप उनको अच्छे संस्कार देते हो तो वो रासायनिक खेती कर ही नहीं पाएंगे। जब उनको पता चलेगा अपने हाथ से किसी भाई को जहर दे रहे हैं, किसी के बच्चे तक जहर पहुंचा रहे हैं, वो किसी का बच्चा बीमार हो रहा है तो इस कारण हो रहा है कि मैंने खेत में जहर डाल दिया था, इसलिए किसी का बच्चा बीमार है। तो देखो आपके अगर संस्कार हैं तो आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये किसी ने जीरो बजट खेती कही है, किसी ने गो आधारित खेती कही है, किसी ने प्राकृतिक खेती कही है, आध्यात्मिक खेती कहते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, ये जो संस्कारों की खेती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको इस तरह खेती करनी तो अपना मन को भी संस्कारी और उस तरह का बनाना पड़ेगा, उस तरह का आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। हाँ जी, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, केवल पैसे के लिए धोखा दे रहे हैं। उन लोगों को भी नुकसान है जो वास्तव में धरातल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनको तो नुकसान है ही, प्लस जो आपसे ज़्यादा बेच पा रहा है, क्योंकि किसान इतना चतुर, इतना शातिर नहीं हो पाता कि वो अपनी चीज़ों की वैल्यू एडिशन करके और वो मार्केट तक पहुंचा पाए। वो धरातल पे इतना व्यस्त रहता है। बाकी बीच के कुछ छुटवैये लोग ऐसे होते हैं, वो इस चीज़ का लाभ उठा जाते हैं, अच्छे किसान से सैंपल उठाते हैं, सैंपल अपना क्लियर करा के वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। किसान को पता भी नहीं होता कि रजिस्टर्ड होता कैसे है, बिल्कुल कैसे रजिस्टर्ड हुआ जाएगा। तो ये कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कस्टमर को समझनी पड़ेगी। तो यहीं पे सारा ये जो प्रॉब्लम है इसी से सोल्व हो जाएंगी। अच्छा, उपेंद्र जी आप अपनी खेती में कौन कौन से इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं? जी, मैं इसमें जीवामृत डालता हूँ। तो जीवामृत तो खैर आप सर्च कर देसी सकते हैं गाय नेट से पे जो भी। है। हाँ, देसी गाय के गोबर मूत्र से, गुड़ से, मिट्टी से, तो ये सब चीज़ें 5 चीज़ें डलती हैं इसमें। तो इसी से मैं बनाता हूँ और घन जीवामृत भी बनाता हूँ। यही चीज़ें हैं वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है।
10 परण्यर्क हैं, कोई भी 10 ऐसे पत्ते जिसको देसी गाय ना खाती हो, उसको गौमूत्र के साथ और कई चीज़ें और डलती हैं उसके साथ, उसको प्रोसेस किया जाता है। वो आपका कीट रोधक होता है, कीटनाशक नहीं होता हमारे पास, रोधक होता है। तो वो होता है। एक अग्न्यास्त्र होता है, उसमें आप ये सब मूत्र के साथ पत्तियाँ भी डालते हो, उसमें मिर्च भी डालते हो, नीम डालते हो, और ये भांग डालते हो, धतूरा डालते हो, इनकी पत्तियाँ ऐसे पौधे जो पशु ना खा जो पाएं। पशु ना खा पाए वो भी डालते हो, लहसुन वगैरह सब, ये लाल मिर्च, ये सब डाल के वो सब तैयार किया जाता है। वो अलग अलग प्रोसेस है, उनके बनाने के 2 तरीके हैं। तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। खट्टी छाछ भी इस्तेमाल करते हैं, निम्बोली का अर्क भी इस्तेमाल करते हैं, चूना जो होता है, चूना हम कैल्शियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी छोटी छोटी, मेहनत बहुत है, लागत उतनी ज़्यादा नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है। अब आप कैसा महसूस करते हैं 6 सालों में? मतलब बेशक से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना हो रहा हो, जी क्योंकि मार्केट की दिक्कत है, जी तो लेकिन आप प्रकृति के साथ रह करके, नौकरी छोड़ करके इस तरफ आए हैं, जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? और आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, प्राकृतिक खेती की शुरुआत में था पता नहीं क्या होगा, लेकिन उद्देश्य मन में यही क्लियर था कि अच्छा काम करना है, अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को जागरूक करना है इस चीज़ के लिए। तो मुझे नौकरी छोड़ने का बिल्कुल भी लेस मात्र भी कोई बिल्कुल पछतावा है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। और मैं इतना संतुष्ट हूँ, प्रकृति के साथ रहता हूँ, प्राकृतिक भोजन खाता हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर में जो काम करने वाला है उसको भी मैं प्राकृतिक खाना खिला पा रहा हूँ। अगर मैं 1 लाख रुपए की भी तनख्वाह लेता तो शायद मैं प्राकृतिक खुद भी ना खा पाता, और घर में काम करने वाले को तो मैं क्या प्राकृतिक खिला पाता, मैं खुद ही नहीं खा पाता। तो ये है, मेरे पास मेरे अतिथि आते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छी चीज़ अपने खेत में उगाई हुई इनको खिला पा रहा हूँ, मैं शुद्ध खाना दे पा रहा हूँ। मुझे इस चीज़ पे गर्व होता है कि भाई मेरे यहाँ पे कोई अतिथि आता है, कम से कम उसको इतना तो है यार, ये चीज़ें मार्केट में नहीं मिल सकती उसको, ये चीज़ मार्केट में नहीं मिल सकती। मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ मार्केट में नहीं मिल सकती, मैं अपने अतिथि के रूप में ही किसी ना किसी को मैं दे तो पा रहा हूँ, तो मन को संतुष्टि मिलती है इस चीज़ से। मतलब इंसान की नेचर ही ये है कि वो प्रकृति से पला बड़ा है, वहीं रहता है, जी उसकी जी जी नेचर भी वही है। जी तो बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा, जी, और धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि किसान इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पायर्ड होंगे और प्राकृतिक की खेती की तरफ मन से जुड़ेंगे, जी ना कि दिखावे के लिए जुड़ेंगे। तो साथियों, आज हमने बात की श्री उपेंद्र आर्या जी से, जो कि बिजवाड़ा गांव, बागपत ज़िले के रहने वाले हैं। इन्होंने अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन प्रकृति के साथ रहने का मन था और प्राकृतिक खेती और खेती के लिए कुछ करने का मन था। उन्होंने उस रास्ते को चुना और आज यहाँ पर ये बायोडायवर्सिटी के तहत काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती और जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने यहाँ तैयार करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और समाज सेवी संस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छा काम समाज के में कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंस्पायर्ड हों और मन से खेती करें, मन से प्राकृतिक खेती करें, दिखावे के लिए ना करें। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और साथ में जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।